नमस्कार, IBC 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के 3.0 का पहला बजट पेश किया और अपना 7वां बजट में किसको क्या मिला, सभी पहलुओं को हम 5 न्यूज एंकर आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बजट की हाइलाइट्स आप मेरे साथ देखिए और मैं आकांक्षा पांडे आपको बताऊंगी कि टैक्स पेयर्स के लिए आज के इस बजट में क्या खास रहा। वहीं पहली जॉब पाने वालों की कैसे हुई बल्ले बल्ले बताएंगे आपको विस्तार से। और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। मैं आपको बताऊंगी कि कहां क्या महंगा और सस्ता हुआ। और मैं छाया चौधरी आपको बताऊंगी कि किसानों को बजट में क्या खास मिला है इस बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को लगातार 7वां बजट पेश किया और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। उनका ये भाषण जो है वो 1 घंटे 23 मिनट का था। सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर जरूर आया है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए भी अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप इनकम टैक्स फ्री हैं। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। ये सीधे सीधे फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए यानी सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी उन्होंने किया है। तो ये बजट की बड़ी बात रही। तो देखिए, कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम सस्ता हुआ। ये पहले जब आपको ध्यान होगा जब बजट आता था तो सस्ता महंगा बहुत ज्यादा होता था। अब इसलिए कम होता है क्योंकि ऑलरेडी GST लग गई है, 1 जुलाई से लागू कर दी गई थी। तो ये देखिए, बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। एनडीए के घटक दल हैं। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए, अमरावती राजधानी उन्हें डेवलप करनी है। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये 5 राज्यों में मुद्रा लोन की जो रकम आपको 10 लाख रुपए मिलती थी, अब उसे 20 लाख कर दिया गया है। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम ये सस्ता हो गया इस बार। मतलब आप देख रहे होंगे अब 4 बजट से इसमें सस्ता और महंगा बहुत कम होता है। वो GST की वजह से है। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स फ्री। अगर आपकी सैलरी 7,75,000 है तो वो क्या है, वो टैक्स फ्री है। अच्छी बात है, आपको टैक्स नहीं देना होगा। आंध्र प्रदेश की और बिहार की बल्ले बल्ले 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और इसके साथ 5 राज्यों के किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया। दरअसल इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है। साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और ऐसे में ऐसे टैक्स पेयर्स जो पुराने ही रिजीम को चुन रहे हैं उनके स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा। दरअसल नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में यानी कि इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास राहत नहीं मिली। लेकिन उन्होंने निराश भी नहीं किया है। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स को कम से कम सालाना 17,500 रुपए बचेंगे। वहीं बजट में आज वित्त मंत्री ने पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार जॉब शुरू करने वालों को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर सरकार EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद करेगी। ये 15,000 3 अलग अलग किश्तों में मिलेंगे। ये सैलरी ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 3 किश्तों में जारी की जाएगी, जिससे युवाओं को सशक्त बनाया जा सके।
Job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment. और अब बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर और बिजली के तार सहित एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स और लेदर और सी फूड्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी जो है वो घटकर 15% हो गई है। सोना और चांदी के गहनों पर भी कस्टम ड्यूटी जो है वो घटकर 6% हो गई है। और चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि बजट में क्या महंगा हुआ है। हवाई सफर, सिगरेट, पीवीसी अब महंगा हुआ है और साथ ही प्लास्टिक के सामान में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। प्लास्टिक सामान 25% तक महंगा हुआ है। टेलीकॉम के सामान 15% तक महंगे हुए हैं। वहीं बेसिक कस्टम 10 से 15% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अब आपको बताते हैं कि किसानों के लिए इस बजट में क्या खास रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना 7वां बजट पेश किया, जिसमें मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई भी घोषणा नहीं हुई है। वही किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। नए बजट के तहत 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। तो किसानों को क्या मिला है इसकी जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख पा रहे हैं। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर भी है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी। दलहन तिलहन की उत्पादकता भंडारण भी बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए दुग्ध किसानों की, तो उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता रहेगी सरकार की। कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय भी सरकार की प्राथमिकता होगी। वहीं देखिए, युवा जो हमारे देश का एक बड़ा तबका है, रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के जरिए 3 योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से 5 स्कीम लेकर आएगी जिनसे युवाओं को फायदा हो। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सरकार देगी। इसके तहत छात्रों को सीधे 3% की वार्षिक ब्याज छूट के साथ यह ऋण मिल सकेगा। तो युवाओं को क्या खास मिला, जरा और बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए जो पैकेज है, करीब 1.48 लाख करोड़ का ये ऐलान किया है सरकार ने। महिलाओं के लिए पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर, जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार देगी। उच्च शिक्षा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लोन के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% ब्याज में वार्षिक छूट सरकार देगी। साथ ही कामकाजी वर्किंग विमेंस के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृह बनेंगे। हब और स्पूक व्यवस्था के तहत 5 साल में करीब 1000 ITI का डेवलपमेंट उन्नयन होगा। शीर्ष कंपनियों जैसे 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी अलग अलग कंपनियां। 5,000 रुपए महीना मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप। इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं घोषित की है सरकार ने। योजना में
अलग अलग कैटेगरीज ख ग क इस तरह से कैटेगरीज वर्णित की गई है। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए ये श्रेणी बनाई गई है। इसके अलावा ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के तौर पर 15,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे, बशर्ते आपकी सालाना तनख्वाह 1 लाख से कम हो। योजना ख के मुताबिक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इंसेंटिव मिलेगा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव सरकार देगी। और तीसरी श्रेणी जैसा हमने बताया ग है। ग श्रेणी के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 साल तक उनके प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से 5 अलग अलग स्कीम लेकर आएगी। ई श्रम पोर्टल को दूसरी योजना के साथ लिंक किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार बजट में महिलाओं और लड़कियों पर क्या खास फोकस रहा है सरकार का। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा कर निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। क्या खास है ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए इस बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना के जरिए महिलाएं 2 साल के लिए 2 लाख रुपए की बचत कर पाएंगी, यानी कि सेविंग वो कर सकती हैं। इसमें आंशिक निकासी की सुविधा भी दी गई है और जानकार इसे लघु बचत को बढ़ाने का अच्छा तरीका इसे बता रहे हैं। इसके साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल भी बनाएंगी अब, और महिला स्व सहायता समूह उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, बजट 2024 में आधारभूत संरचना और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय किए गए, करने भी चाहिए भाई। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11,11,111 करोड़ रुपए का होगा। और अगर देश की जीडीपी से आप निकालेंगे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग 3.4% होगा, और ये करेक्ट है। फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने इंफ्रा बजट को 11.1% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए से 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिए थे। तभी आप सुनते होंगे नितिन गडकरी कहते हैं मेरे विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है। सुनते हैं ना आप, गाय बगाए सुन लेते हैं तो समझ गए ना आप। बजट में इस रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे कौन कौन से? बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे, पहली बात है। तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ठीक से बने। 3 नए एक्सप्रेसवे जो बनेंगे, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, भागलपुर में पीर पैती में पावर प्लांट के साथ पूर्वी राज्यों के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम का ऐलान होगा। अब नंबर 2 पे आते हैं, दूसरी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। और काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा है काशी कॉरिडोर, वैसे साथ ही नालंदा को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अब चौथी बात पर आ जाते हैं, पूर्वी राज्यों यानी कौन कौन से, बताइए आप भी गेस कीजिए। पता है, मुझे पता है आपको। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्रा हो गया। विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई। अब 5वें नंबर पर आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश। पुनर्गठन एक्ट के तहत राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज दिया गया। थोड़ा लंबा है लेकिन सुनिए, आपके काम की बात है। 6वीं बड़ी खबर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सारी बात थी। तो वहीं बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में जगह नहीं मिली है। जी हां, बजट में सेहत को लेकर सबसे बड़ी घोषणा आपको बता दें, कैंसर की दवाओं और उपकरण पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। सरकार ने कैंसर की 3 अहम दवाओं पर सीमा शुल्क 0 कर दिया है। अब इन दवाओं की आयात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और
इससे कैंसर का इलाज भी अब सस्ता हो जाएगा। हालांकि बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं हेल्थ सेक्टर को जितने की जरूरत थी और जितने की उम्मीद थी उससे काफी कम मिला है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2024 और 25 तक हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का टारगेट था। इस हिसाब से इस साल हेल्थ सेक्टर में कुल 8.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाना था। इसमें राज्य सरकार को 60% और केंद्र सरकार को 40% खर्च करना था। इस हिसाब से केंद्र का हेल्थ बजट 3.3 लाख करोड़ होना चाहिए था, बल्कि बजट में मिला सिर्फ 1 लाख करोड़। और अब 2024 के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमईएस के लिए खजाना खोला है। मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और पारंपरिक कारीगरों को इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेचने लायक बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। और जो शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, ये खबर उनके लिए है। शेयर बाजार की बात करें तो आज सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ खुला। लोग कहे कि चलिए अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। हालांकि एलटीसीजी टैक्स बढ़ाने का मार्केट पर कोई बड़ा असर नहीं रहा। बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एफएनओ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.01 से बढ़ाकर 0.02 कर दिया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में यह बढ़ोतरी 23 जुलाई से लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह बहुत साफ कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अब 10% से 12.5%, वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कैपिटल गेन के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित भी की जाएगी। देखिए, 2024 चुनाव में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 32 सीटें पीछे रह गई थी। बीजेपी नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों के समर्थन से फिलहाल सरकार चला रही है। मोदी 3.0 के पहले बजट में इस गठबंधन का सियासी सफर भी देखने को मिला। निर्मला सीतारमण ने दोनों राज्यों को मिलाकर 74,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसमें बिहार राज्य को 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। बिहार राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसके अलावा बिहार में कई सड़क परियोजनाओं को डेवलप किया जाएगा। योजनाओं में 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे, साथ ही बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को बनाने की सरकार ने घोषणा की। वहीं बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट सरकार बनाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए देगी। बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को डेवलप किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा गंगा नदी, यहां पर 2 नए पुल गंगा नदी पर बनाए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
चलिए बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश को क्या खास मिला है ये भी आपको बता देते हैं। तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका विकास होगा। आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। क्या खास रहेगा? इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारा यानी कि बाकायदा एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में जो कहा, हम 5 न्यूज एंकर ने उसका रिसर्च किया और आप आसानी से समझ जाए वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये बुलेटिन आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए। फिलहाल हम सभी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।